जय हिंद दोस्तों, आपकी शिफ्ट खत्म हो चुकी है और जो जो मुझे संभावित क्वेश्चन वहां से लिए थे मैंने केवल वही क्वेश्चन को यहाँ पे अभी ले लिया है और आपको बताने की कोशिश करूंगा किस तरीके का जो है पेपर आ रहा है। और उससे रिलेटेड मैंने जो बातें मुझे इंपॉर्टेंट लग रही थी वो बातें भी मैंने उसमें इसमें ले रखी हैं, तो इनको जरा ध्यान से पढ़िएगा। जो आगे आने वाली नेक्स्ट शिफ्ट में आने की पूरी पूरी संभावना हो सकती है। कौन सी पंचवर्षीय योजना सबसे सफल रही थी? तो इसमें पूछा गया है, छठी पंचवर्षीय योजना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक बड़ी सफलता थी। लक्ष्य वृद्धि में दर 5.2 थी और वास्तविक वृद्धि जो कितने की हुई थी? 5.7 की हुई थी। अब इसके बारे में कुछ थोड़ा जान लेते हैं। पंचवर्षीय योजना देश के पंचवर्षीय योजना देश के लिए विकास के लिए बनाई जाने वाली एक योजना है। यह एक केंद्रीकृत और एकीकृत आर्थिक कार्यक्रम होता है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना अप्रैल 1951 से मार्च 1956 तक चली थी। पंचवर्षीय योजना के बारे में जरूरी बातें। क्या क्या जरूरी बातें हैं पंचवर्षीय योजना के बारे में? भारत में पंचवर्षीय योजना का शुरुआत प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने की थी। पंचवर्षीय योजनाओं का मकसद देश को विकास के लिए राष्ट्रीय आय और प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाना होता है। पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए देश के विभिन्न देशों क्षेत्रों में विकास किया जाता है। पंचवर्षीय योजनाओं के जरिए कृषि, शिक्षा, रोजगार, पर्यावरण, स्वास्थ्य, शहरी मामलों, उद्योग और ग्रामीण इलाकों में विकास किया जाता है। अब इसमें पंचवर्षीय योजना के कुछ उदाहरण मैंने यहाँ पे लिए हैं। पंचवर्षीय योजना, पहली जो पंचवर्षीय योजना थी वो अप्रैल 1951 से स्टार्ट होकर मार्च 1956 तक चली थी। जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी वो अप्रैल 1956 से लेके मार्च 1961 तक चली थी। अब यहाँ पे 12वीं पंचवर्षीय योजना आपको बतानी है कब समाप्त हुई थी। जहाँ हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में हमारा क्वेश्चन था, हिंदी की प्रमुख रचनाएं ज्यादातर पूछी जा रही है, किस तरीके की रचना कहाँ कहाँ से आ रही है। तो मैं यहाँ पे एक एक रचना को तो नहीं बता सकता, जो मुझे इंपॉर्टेंट रचना लगी थी वो मैंने यहाँ पे ले ली है, बाकी आप रचना का ध्यान आप रखें। इनकी जो प्रमुख रचना है, दो हम प्रमुख रचना के बारे में बात करते हैं। दोहावली, कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका। तुलसीदास जी की कविताएं जो है भक्ति, विश्वास और आत्मा से प्रति समर्पण की भावनाओं में व्यक्त करती है। हिंदी साहित्य से जुड़े हुए कुछ प्रसिद्ध लेखक के नाम: मुंशी प्रेमचंद, रामधारी सिंह दिनकर, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, भीष्म साहनी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अयज्ञ। इनको अयज्ञ भी बोला जाता है। यहाँ पे देखिए तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र और यशपाल। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल कब जीता था? तो मैं अभिनव बिंद्रा का गोल्ड मेडल कब जीता उसके बारे में कुछ उससे जुड़ी हुई बातें हैं जो भी आगे आने वाले एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। अभिनव बिंद्रा ने साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। अभिनव बिंद्रा ओलंपिक के व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी बने थे। अभिनव बिंद्रा से जुड़ी कुछ खास बातें। अभिनव बिंद्रा एक भारतीय निशानेबाज और व्यापारी हैं। ये निशानेबाज तो है, साथ ही इनका व्यापार भी चलता है। साल 2004 में ओलंपिक में विवेक अभिनव बिंद्रा ने 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड बनाया था। साल 2018 में अंतरराष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन आईएसएसएफ ने अभिनव बिंद्रा को शूटिंग का सर्वोच्च सम्मान ब्लू क्रॉस से सम्मानित किया था। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन इस तरीके से बना सकता है कि जो शूटिंग का जो कौन सा सर्वोच्च सम्मान होता है, तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? ब्लू क्रॉस। ठीक है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी ने अभिनव बिंद्रा को ओलंपिक ऑर्डर में सम्मानित किया था। यही बात करें, अभिनव बिंद्रा ने आईओसी एथलीट आयोग के सदस्य, मतलब जो अभिनव बिंद्रा हैं वो आईओसी एथलीट आयोग के सदस्य भी यहाँ पे हैं। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है आपके सामने, मेक इन इंडिया कब शुरू हुआ था? तो निर्माण को बढ़ावा देने के लिए, संवर्धन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी ने 25 सितंबर 2014 को मेक इन इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की, जिसमें भारत को महत्वपूर्ण निवेश एवं निर्माण संरचना तथा अभिनव प्रयोग अभिनव प्रयोगों के वैश्विक केंद्र के रूप में बदला जा सके। हीरा किसका एलोट्रोपिक रूप है? यहाँ पूछा गया है, हीरा किसका एलोट्रोपिक रूप है? हीरा कार्बन का एलोट्रोपिक रूप है। कार्बन के कई एलोट्रोप होते हैं, जिसमें हीरा और ग्राफाइट प्रमुख होता है। हीरे के बारे में कुछ खास बातें, हीरे से जुड़ी कुछ इसमें खास बातें हैं, वो क्या है? हीरा कार्बन का एक क्रिस्टलीय रूप है। हीरे में कार्बन परमाणु एक खास तरह से क्यूबिक जाल में व्यवस्थित होते हैं। हीरा एक कीमती धातु है। हीरा अटूट होता है और किसी भी चोट से जल्दी नहीं टूटता है। हीरा जो है बहुत हार्ड होता है, आपने देखा होगा। खैर आपने नहीं देखा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, हीरा जो है बहुत हार्ड होता है। हीरे का इस्तेमाल आभूषण बनाने में किया जाता है। हीरा उत्कृष्ट तापीय चालक है। हीरा मोहस कठोरता पैमाना में पर 10वें नंबर पर आता है। कार्बन से कुछ एलोट्रोपिक, कोयला और ग्रेफाइट।
अब यहाँ पे भारतीय रेलवे से भी आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। भारतीय रेलवे के पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय गोरखपुर में स्थित है। इस सापेक्ष में एनईआर कहते हैं यह भारतीय रेलवे के 18वें जोन में से एक है। ठीक है। पूर्वोत्तर रेलवे के बारे में कुछ और बातें। यह उत्तर प्रदेश के पश्चिमी भाग से लेकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के पश्चिमी बिहार तक फैला हुआ है। यह देश के खाद्य सुरक्षा अहम भूमिका निभाता है। यह पड़ोसी क्षेत्रों में आने वाले यातायात का केंद्र है। यह आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए कई यात्री ट्रेनें चलाता है। भारतीय रेलवे के कुछ रेलवे जोन और उनके मुख्यालय कहाँ पर है। पूर्वी रेलवे का मुख्यालय कोलकाता में है। इनको आप मुख्यालय को ध्यान रखें, किसका कौन से रेलवे का मध्य का जो है मुख्यालय कहाँ पर है। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। सीमांत रेलवे का मुख्यालय जो है गुवाहाटी में है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय दिल्ली में है। अब यहाँ बात करते हैं 2024 से रिलेटेड क्वेश्चंस आ रहे हैं, मतलब जो 2024 का बिल है, आपको बिल के ऊपर भी क्वेश्चन देखने के लिए इसमें मिल रहे हैं। इसको हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मान सकते हैं। तो इसके लिए मैं अपनी आज शाम को 8 बजे एक पूरी वीडियो लेके आऊंगा जिसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सभी आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएंगे। तो आपको इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ के जाए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो है जो देश की राजधानी पूछी जा रही है उनकी मुद्राएं पूछी जा रही हैं। तो इसके लिए मैंने बहुत सारे देश हैं और राजधानी है, तो इसके साथ साथ आप कब तक इसका रिवीजन करोगे। यदि आपको इसका पीडीएफ का लिंक चाहिए तो मेरे नीचे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आप जाके आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, उसको आपको वहाँ पे हर चीज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। इस तरीके से आप इनको जो है रिवीजन कर सकते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी मुद्राएं हैं, इनको आप पीडीएफ पे जाके वहाँ पे अपने जो टेलीग्राम चैनल पे जाके पीडीएफ में ओपन करके इनको रिवीजन आराम इजीली कर सकते हैं। अब हम यहाँ से हम नीचे पहुंचेंगे तो यहाँ देखेंगे वीर भूमि किससे संबंधित है। वीर भूमि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी से संबंधित है। ठीक है। अब यहाँ बात करते हैं हिंदी। हिंदी किस तरीके की आ रही है। तो हिंदी में 2 से 3 शब्द जो है विलोम शब्द आ रहे हैं। 2 से 3 क्वेश्चन आपके पर्यायवाची के देखने के लिए मिल रहे हैं। आपको पता है 5 क्वेश्चन का गद्यांश पद्यांश उसमें होता है और 2 से 3 क्वेश्चन आपको त्रुटि से आ रहे हैं। त्रुटि का मतलब जैसे कि क्वेश्चन में कोई ना कोई गलती दे देते हैं, उस गलती की जगह से वहां से आपके क्वेश्चन जो है त्रुटि के आ रहे हैं। और 1-2 लेख में लेखक भी पूछे जा रहे हैं और रचनाएं भी आपके साथ पूछी जा रही हैं। तो यदि हम यहाँ हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो बेसिक क्वेश्चन जो हम पहले से करते आ रहे हैं वही आ रहा है। तो यहाँ पे हिंदी हम देखेंगे तो हिंदी आपकी जो है इजी है इस बार क्या हिंदी तो इजी होती है, तो इजी भी इस बार भी जो हिंदी इजी है। तो आप भी बिल्कुल टेंशन ना लें। हिंदी का पेपर जैसे कि आपने पहले जो मॉक टेस्ट दे रखे हैं उन्हीं को रिवीजन करते रहिए, आपका हिंदी का पेपर इजीली बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये यहाँ पे मुझे जो डेटा मिला था मैंने आपको वही बताया है। बाकी जैसे जैसे डेटा मिलता रहेगा आपको मेरे चैनल के द्वारा माध्यम से अपडेट मिलता रहेगा। यहाँ मैथ की बात करें तो मैथ का जो है थोड़ा 4 से 5 क्वेश्चन आपको जो है थोड़े कैलकुलेटिव देखने के लिए मिलेंगे। बाकी जो सारे क्वेश्चन है बहुत इजी आ रहे हैं। आपको मॉक टेस्ट आपने लगा के देखे होंगे, जो आपका मॉक टेस्ट में वहाँ पे जो मतलब जैसे मॉक टेस्ट में जितने आपके मार्क्स आ रहे हैं सेम उसी उसी तरीके के मार्क्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। क्योंकि जैसा मॉक टेस्ट हमने अब अगर आपने रोजगार विद अंकित वाले सर हैं उनके उनके ऐप से अगर आपने मॉक टेस्ट लगाए हैं, मिनी मॉक टेस्ट लगाए हैं, तो सेम वही लेवल आ रहा है पेपर का, ज्यादा लेवल पेपर में फर्क नहीं देखने के लिए मिल रहा है। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से, 2 क्वेश्चन एचसीएफ और एलसीएम से देखने के लिए मिले हैं। और यहीं अगर मेंसुरेशन की बात करें तो 2 क्वेश्चन हमको यहाँ पे मेंसुरेशन से भी देखने के लिए मिले हैं। तो टाइम एंड डिस्टेंस के भी इसमें इजी क्वेश्चन ही आ रहे हैं और क्वेश्चन ज्यादातर फॉर्मुला बेस्ड आ रहे हैं। यदि आप फॉर्मुले आपको याद हैं तो आप इजीली जो है फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन कर सकते हैं। और यहाँ एडवांस मैथ की बात करें तो एडवांस मैथ से मुश्किल से आपको 1 से 2 या 3 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे, इससे ज्यादा आपको क्वेश्चन देखने के लिए वहां पे नहीं मिलेंगे। अब यहाँ हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। तो रीजनिंग दोनों तरीके की आ रही है, नॉन वर्बल और वर्बल दोनों तरीके की रीजनिंग आ रही है। अब जो यहाँ बात करते हैं सबसे जो वैसे तो बहुत ईजी आ रहा है इसमें क्योंकि फिगर वाले और जो आपकी एनालॉगी वगैरह आती हैं जो कि काफी ईजी है। लेकिन आपको पता है जो एग्जाम ले रहे हैं वो 3 से 4 क्वेश्चन आपको ऐसे देते हैं जहाँ पे आपका टाइम जो है स्पेंड ज्यादा से ज्यादा हो सके। तो सिटिंग जो अरेंजमेंट का अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो आप करें, वरना आप इसको स्किप कर दें। और ज्यादा से ज्यादा वैसे इसमें आप देख सकते हैं अगर आपको तुक्का लगाना है तो तुक्का भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि 1/8 की नेगेटिव मार्किंग है। यदि आप 8 क्वेश्चन गलत करते हैं तभी आपका एक क्वेश्चन जो है 1 नंबर जो है काटा जाएगा। तो सेटिंग अरेंजमेंट थोड़ा हार्ड हर किसी के लिए पड़ जाता है क्योंकि उसकी लैंग्वेज जो है कभी कभार समझ में नहीं आ पाती है। और बाकी पेपर आपको पता है रीजनिंग भी बहुत अच्छी आ रही है और जो इसमें बच्चे स्कोर कर रहे हैं वो भी बहुत अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो इस चीज का आप बिल्कुल ध्यान रखें कि जो है कंपटीशन कम नहीं होने वाला है, कंपटीशन काफी तगड़ा रहने वाला है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करें। बाकी आपका कोई भी अगर क्वेश्चन है, आपको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दें, मैं जैसा पॉसिबल हो सके मैं आपको हेल्प करता रहूंगा। और आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं, वहां पे आपको डेली अपडेट्स जो मैं देता रहता हूँ। और बाकी आपको और कोई भी समस्या आ रही है तो उस समस्या का समाधान करने के लिए मैं यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को शेयर करते रहें और मेरी वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए मैं अपना वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एनालिसिस के साथ। जय हिंद।